इधर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और इधर उत्तर प्रदेश है, जिसके हम पहले उसी के हिस्से थे 2000 से। हमारी ये जो यात्रा शुरू हो रही है, ये नेपाल और यूक्रेन चीन का ये जो बॉर्डर है, यहाँ से हो रही, इसका नाम है, यहाँ पे एक छोटा सा गांव है पांगू, ये पांगू लिखा है। तो हम इस अस्कोट आराकोट अभियान को वहाँ देखेंगे आप, पांगू अस्कोट आराकोट अभियान भी कहते हैं। 1974 में आप ही जैसे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ युवा लड़के थे, उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जी, हमारे बड़े चर्चित पर्यावरणविद हैं, नाम सुना होगा ना सब। उन्होंने वो पद यात्रा भी करते थे। उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक की यात्रा की, माने हमारे कश्मीर वाले इलाके से उधर पूर्वोत्तर भारत में कोहिमा जो है वहाँ तक की यात्रा की। तो इस तरह से यात्राएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं वो अपने युवाओं को भी कहना चाहते थे। तो जब इन लोगों ने, इन युवाओं ने, जिसमें कुंवर कुसुम और प्रताप शिखर, वो श्रीनगर में गढ़वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और शिखर पाटिल भी आपके साथ में यहाँ हैं, और दूसरे साथी हमारे वो नहीं रहे, शमशेर बिष्ट, वो लोग कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा पटना में पढ़ते थे। इन लोगों ने ये तय किया कि हम भी यात्रा करें। तो ये लोग पिंडारी ग्लेशियर की ओर गए। पिंडारी ग्लेशियर का भी नाम सुना है ना आप लोगों ने? तो जब ये आए लौट करके, तो इन्होंने उस पूरी घाटी के बारे में लिखा। तो यात्रा करने का मतलब खाली यही नहीं होता है कि हम गए और आहा करा हमने और वापस आ गए। हम ये भी कोशिश करते हैं, और करनी चाहिए हम सब लोगों को, कि जब किसी भी इलाके में जाएँ, कहीं भी घूमने जाएँ, तो उसको बहुत गहराई से देखें। तो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से पिंडारी की यात्रा की, और उस पर एक लेख लिखा जो देश की सबसे चर्चित पत्रिका थी उस दौर की, 70 के दशक की हिंदुस्तान, उसमें वो लेख छपा। सुंदरलाल बहुगुणा जी की नज़र में वो लेख आया। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे गजब के कौन लोग हैं, कौन लड़के हैं जो ऐसे यात्रा करते हैं और इतना बढ़िया लेख लिखते हैं। तो उन्होंने कोई इनके पास तक पूछे, उन्होंने आइडिया दिया कि छोटी घाटियों की नहीं, पूरे उत्तराखंड की यात्रा करनी चाहिए। तो तब ये तय हुआ कि यहाँ पर करीब करीब यदि हम देखें तो 70 किलोमीटर और पहले पिथौरागढ़ जनपद में पांगू से 70 किलोमीटर पहले अस्कोट नाम की एक जगह थी। उस अस्कोट से लेकर के ये जो हरी लाइन देख रहे हैं आप, इस हिस्से में कुछ यात्रा की जाए तो दो ऐसे इलाके छांटे गए जिनमें शुरू का शब्द एक जैसा हो। तो यहाँ और से अस्कोट था, यहाँ से और से आराकोट, ठीक है। फिर बाद में ये हुआ कि ये जो इलाके हैं इनमें यात्रा बीच में कुछ हिस्से छूट भी गए, उसमें पूरे हिस्से नहीं आए। लेकिन 10 साल बाद, 1 दशक बाद ये तय हुआ कि नहीं, अब तो पूरी ही यात्रा करनी चाहिए। और हमारे उत्तराखंड में जितने किस्म के समाज हैं, जितने किस्म के समुदाय हैं, वो सब भी, और जितने इलाके हैं, चाहे वो घाटी का इलाका हो, चाहे वो बीच का हिस्सा हो, चाहे वो ऊपर हिमालय का हिस्सा हो, चाहे वो बुग्यालों के हिस्से हों, इन सबको भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इससे जुड़ा हुआ है। हम और हमारी प्रकृति के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को समझा जाए। तो उसमें बिल्कुल एकदम से पूर्वी सीमा पर पांगू को ले जाके, क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये कैलाश मानसरोवर का यात्रा मार्ग भी है। यहाँ पर ब्यास और चौदास 2 घाटियाँ हैं, यहाँ पर रंग चौका समाज रहता है। और एक ये जो सीपू आप देख रहे हैं, ये दारमा घाटी है, यहाँ पर दारमी समाज रहता है। तो इस हिस्से को भी जोड़ते हुए फिर पांगू अस्कोट आराकोट अभियान है। अब इस अभियान में करीब ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर का हिमालय का हिस्सा है, जो बर्फानी हिस्सा है। इसके नीचे के हिस्से में जहाँ जहाँ जीवन है, जहाँ जहाँ हमारी विरासतें हैं, वहाँ से होकर के यात्रा गुजरती है। तो ये जो हरी लाइन देख रहे हो आप, करीब 1150 किलोमीटर की ये यात्रा का पथ है। इसको हम 43 दिन में पूरा करते हैं, और इसमें से 30 नदी घाटियाँ, छोटी बड़ी नदी घाटियाँ हम पार करते हैं। इसमें सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो इलाका है वो ये कुंवारी, यहाँ पे लिखा हुआ है कुंवारी पास करके है। यहाँ से हम उतरते हैं नीचे घाट में, फिर तपोवन में आते हैं, वहाँ से रैणी
भी आते हैं। त्रिवेणी से इस बार तो हमने थोड़ा उसको और आगे को बढ़ाया, इधर की ओर को इस रास्ते में जो नीति वाला आपको रास्ता दे रहे हैं। आपके कोसा गाँव है, वहाँ पे गोविंद सिंह रावत जी के गाँव में हम गए, जो चिपको आंदोलन के बड़े प्रखर जुटा रहे हैं। तो इस बार हमने इस हिस्से को भी अपनी यात्रा में शामिल किया। अब ये जो यात्रा है हर 10 साल में होती है। 1974 में हुई, 84 में हुई, 94 में हुई, 2004, 14 और अब 24 में। तो इस यात्रा को इस बार 50 साल, छठी ये यात्रा है, 50 साल पूरे। तो एक तरह से जिन्होंने शुरू में यात्रा आरंभ की थी, उनके सामने 50 साल का बदलता हुआ उत्तराखंड है उनकी आंखों के सामने। उसके बाद जो दूसरे हिस्सों में आए, कोई 40, कोई 30, कोई 20, कोई 10 साल का बदलाव हो देख रहा है। जो इस बार हमारे नए साथी आए हैं, वो इस बार उस उत्तराखंड को देख रहे हैं जब उत्तराखंड राज्य बने हुए 25 साल, 24 साल हो गए हैं। अभी ये बार 25 हो जाएंगे, तो 2.5 दशक उत्तराखंड बने हुए भी हुए। तो वो उनके सामने एक दृश्य है कि कैसे उत्तराखंड इतने सालों में बदला है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसमें आप यहाँ पर ही देख रहे हैं, अपने गाँवों को हम जाने, अपने लोगों को पहचाने, समझें अपनी नदियाँ, ताल, शिखर, घाटियाँ, बंदियाँ। आप सब जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हमारे ताल हैं, कितनी इम्पोर्टेंट हमारी नदियाँ हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। कितने इम्पोर्टेंट हमारे शिखर हैं और घाटियाँ हैं। आप तो छोटे बच्चे रहे होंगे या शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। केदारनाथ की जो आपदा आई उसके बारे में आप आजकल सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। तो हमारे शिखरों में किस तरह की गड़बड़ी हो रही है, हमारे ऊपर के जो हिमालयी ताल हैं उनमें यदि कोई गड़बड़ी हो रही है तो कितना बड़ा विनाश लीला वो पैदा कर रहे हैं। आप सामने वो देख रहे हैं, कालीगाड़ एक तरह से कालीगंगा सूख सी रही है, नीचे कुंड में एक बहुत बड़ा तालाब भी दिखाई पड़ रहा है, नदियों का रूप बदल रहा है। कैसे करके जब हम पुरानी यात्रा में आए थे तब ये सब कुछ नहीं था। आज इनमें पावर हाउस बने हुए हैं, आज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, खूब सारी सड़कें हैं, खूब गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो ये कैसे कैसे बदलाव हमारे इलाके में आ रहा है। तो ये बदलाव पांगू से लेकर के यहाँ तक हिमालय के अलग अलग हिस्से में हमारे को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इस बदलाव को ही हम समझना चाहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, जैसे आपके यहाँ इतना बढ़िया एक स्कूल आया है, ऐसे ही और जगह पे भी स्कूल या और दूसरे प्रयास हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हमने 94 की यात्रा में कर्मी में ऐसे ही वहाँ पर, यहाँ लखपत भाई हैं, वहाँ भी लोकमान भाई हैं हमारे साथी, उन्होंने भी एक ऐसा छोटा सा प्रयोग किया था कर्मी में। 94 में वो जब लौट करके आए थे दिल्ली या उसके आसपास काम करते थे, उन्हें लगा कि अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाना है। एक छोटा सा पब्लिक स्कूल उन्होंने बनाया वहाँ पे, और उसके बहाने अपने समाज में बहुत सारी दूसरी गतिविधियाँ भी शुरू की उन्होंने। तो आज वो न केवल स्कूल को संचालित कर रहे हैं, बल्कि और भी बहुत सारे सामाजिक बदलाव की गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे जो आशाओं के द्वीप हैं, वो जगह जगह पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि लोग अपने अपने तरीके से अपने इलाके को बदलने की कोशिश करते हैं। इस पूरी यात्रा में हम 350 के करीब गाँव में जा रहे हैं, सीधे सीधे मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि हम कितने रंग बिरंगा समाज है। हम कोई एक, जैसे कई बार हम कहते थे ना कि हम उत्तराखंडी, हम पहाड़ी, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई एक किस्म के नमूने होंगे, ऐसा हमें दिखा नहीं। कहीं हमारा शौका समाज है, कहीं हमारे वनराजी समाज है, जिसकी भी कुल जनसंख्या 1060 करीब 11 गाँव में छिपरे हुआ वो समाज है। केवल जनसंख्या उसकी 1060 है, 1000 के आसपास की जनसंख्या वाला समाज है, जिसके पास अपनी गिनती गिनने के लिए हम 1 to 100 तक का काउंट करते हैं और उसके मल्टीपल में जाते हैं, अरब खरब तक जाते हैं। लेकिन वो एक ऐसा समाज है जिसके पास अपनी गिनती केवल 1 से 10 तक की है। यदि उनको 1 करोड़ भी गिनना होगा तो 1 से 10 के माध्यम से ही एक तरह से उस गिनती को वो करते हैं। तो ऐसा भी एक छोटा सा समाज और उसकी अपना जीवन दिखाई पड़ता है। तो ये यात्रा हमारे को ये भी इस मामले में वो करती समझदारी देती है कि देखो कितना रंग बिरंगा समाज है, कितने किस्म के लोग हैं, कितने किस्म की मान्यताएं हैं। जब हम यहाँ से चले थे तो जब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा मदमहेश्वर है, यहाँ पर हमारे तुंगनाथ है, वहाँ पे और रुद्रनाथ है, तो शिव के अलग अलग रूपों की कल्पना करते हैं।
यहाँ जब हम पांगू में पहुंचते हैं तो वहाँ एक उनका अपनी मान्यता, उनका देवता है जिसका नाम है शमसेगमला। फिर थोड़ा सा नीचे को आते हैं तो सुंस्कर दिखाई पड़ता है, हुस्कर दिखाई पड़ता है, और उससे आगे को जाते हैं मल्लिकार्जुन दिखाई पड़ता है, बेताल दिखाई पड़ता है, नंदा देवी आती हैं, फिर और न जाने कितने देवता आते हैं। और जैसे ही हम यहाँ नीति घाटी में पहुँच रहे हैं, यहाँ पर हमारे को फैला देवता दिख रहा है और दैनी देवी दिखने को मिल रही है। तो एक तरह से हम जितने रंग बिरंगे हैं, जितने किस्म के हम लोग हैं, उतने ही किस्म का हमारे देवी देवता भी हैं, उनकी पूजा अर्चना के तरीके भी अलग अलग हैं। तो मनुष्य में अभी हमारे एक साथी हैं जो भी एक कविता सुनाएंगे कि कैसे हम अपने आप पहले हम बनते हैं, मनुष्य बनता है, फिर वो अपनी कल्पना के अनुसार इतने खूबसूरत प्रकृति को देख करके अपने देवता को बनाता है, और फिर उस देवता के ही सामने वो समर्पित हो जाता है, कहता नहीं अब जो मैंने तो तेरे को बना दिया है, अब तू ही मेरे लिए है। मतलब धीरे धीरे हम ये भूलने लगते हैं कि हम ही अपने धार्मिकता का, हम अपने विचारों का, अपने देवताओं का निर्माण करते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि हम ही ने इसको बनाया, हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, और फिर वो जैसे हमें नचाना चाहता है वैसे नचाता है, या कि उसको नचाने वाले फिर हमको कैसे नचाते हैं, ऐसा भी हमें दिखाई पड़ता है। तो ये यात्रा हमको इस मामले में भी बड़ा बनाती है या सिखाती है कि जो कुछ हम देख रहे हैं उसको हमें अपनी गहराई से, वैज्ञानिकता से, अपने तर्कों से समझना चाहिए कि क्या वास्तव में ये ऐसा है, क्या वास्तव में सर्वशक्तिमान ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब हम इस इलाके में गए, यहाँ हम बैठक कर रहे थे, वहाँ पे एक स्कूल टीचर थी, ये बिल्कुल इस नेपाल के बॉर्डर के स्कूल में थी, टिंकर छांगू की रहने वाली थी। उन्होंने जब आदि कैलाश का आजकल बड़ा वो तूफान चल रहा है, जैसे हमारी यहाँ के यात्रा का चलता है, ऐसी उस इलाके में भी आदि कैलाश का चल रहा है। तो वहाँ पर उनके भी ऐसे प्रश्न थे। उन्होंने कहा भाई जिसका डमरू तुम बजा रहे हो, जिसके तांडव की बात कर रहे हो, हमारा तो देवता ऐसा नहीं था। हमारा तो देवता ऐसा था कि हम छोटा सा कहते थे कि कोई बाढ़ आ गई हमें बचा देना, बचा देता था। लेकिन आज जो ये सब हो रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े गायन बजायन हो रहे हैं, और वहाँ पे एक तरह से रॉक म्यूजिक भी चलने लग गया है। अब ये किस तरह के हमारे देवता हैं, किस तरह के हमारे धार्मिक स्थान हैं, किस तरह की हमारी मान्यताएं हैं, वो लोग कहने लग गए। तो ये हमारे को पता चल रहा है कि लोग अब अपने प्रश्नों को खुद उठा रहे हैं और उसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे को हमने देखा है, दिखाया गया, क्या वास्तव में वो वैसा ही है या नहीं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भी देखने को मिले। जैसे मैंने कहा आपको कि लोकमान जी ने अपने वहाँ स्कूल में किया, ऐसा भी शेखर जी ने जिक्र किया कि आरबीटी जैसा एक बहुत अच्छा स्कूल नानक मत्ता में आया है, हमारे साथी अकबाल, उन्होंने इसको शुरू किया है। बहुत सारे उन्होंने बच्चों के साथ लर्निंग के प्रयोग किए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के प्रयोग किए, ताकि एक तरह से शिक्षा का मतलब जा कर के रोट लर्निंग या रट्टा मारो किस्म का न हो, बल्कि हम छोटी छोटी चीज़ों को आकर के प्रयोग करें। हमने इस यात्रा में हमारे एक साथी अभी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, मेरे ख्याल से उत्तरकाशी के बाद भी जुड़ेंगे। वो विज्ञान कैसे सीखें, विज्ञान कैसे पढ़ें, उसको बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं। और एक छोटे से किट से उन्होंने बताया कि जो हमारे छोटे छोटे पाठ्यक्रम में जो अध्याय शामिल हैं विज्ञान के, कि जैसे बिजली कैसे बनती है, फैराडे ने तो यूं करके मारा चुंबक को गुस्से में, और वो उस कॉइल के भीतर से गया तो अचानक से बिजली चमक गई। तो अब ये विद्युत कैसे बहती है, कैसे विद्युत पैदा होती है, आपके नीचे कुंड में इतना बड़ा जो ये बना हुआ है डैम, इससे जो पावर जनरेट हो रही है, ये कैसे हो रही है, हम खुद करके भी देख सकते हैं, जो टरबाइन चलते हैं। तो ऐसे भी हमारे साथी प्रयोग कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि विज्ञान क्या है। यदि रोटी भी फूलती है तो थर्मोडायनामिक्स का कौन सा वो लॉ है जिसके कारण वो रोटी पक से फूलती हुई हमें दिखाई पड़ती है, या और दूसरी चीज़ें, या अचानक से जो 2 दिन पहले गर्मी पड़ रही थी इतनी तेज यहाँ पे, वो उसका कारण क्या है। तो इस यात्रा में हम ये सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा ऐसा इलाका दिखाई पड़ता है जो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कनार का इलाका, यहाँ का संगीत बड़ा चर्चित है, यहाँ के चाचड़ियाँ बहुत चर्चित हैं।